Audio Jungle. Audio Jungle. Hello everyone, myself Prachi Arora and welcome back to World of Commerce Classes channel. I hope आप सब लोग अच्छे होंगे, हैप्पी होंगे और अपनी स्टडीज को बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है, लास्ट लेक्चर के अंदर हम अपने 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट फिनिश कर चुके हैं एंड हमारा अब ये चैप्टर नियर टू एंड है। प्रोबेबली टुडे और इन द नेक्स्ट लेक्चर ये चैप्टर हमारा बहुत अच्छे से फिनिश हो जाएगा। हम लोग आज स्टार्ट करने वाले हैं साइंटिफिक मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स। हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, इनको बहुत डिटेल में पढ़ेंगे एंड अच्छे से पढ़ते हुए चलेंगे। तो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते और जल्दी से स्टार्ट करते हैं साइंटिफिक प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। ओके, अकॉर्डिंग टू F.W. Taylor, scientific management is the act of knowing what you want men to do and then seeing to it that they do it in the best and cheapest way. अच्छा, अगर आप जानना चाहें मैंने किसका रेफरेंस लिया है यहाँ पर, तो मैंने यहाँ पर आर के सिंगला बुक का रेफरेंस लिया है। ओके, आई मीन लाइक आर के सिंगला एंड एनसीईआरटी दोनों का ही कॉम्बिनेशन मैंने यहाँ पर लिख के चला है। ठीक है, तो चलिए आप इन नोट्स को रेफर कर सकते हैं, कोई डाउट की बात नहीं है। अभी F.W. टेलर ने हमें क्या बोला, भाई साइंटिफिक मैनेजमेंट क्या होता है। अभी हमने मैनेजमेंट पढ़ रखा है, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट पढ़ रखा है, बट साइंटिफिक मैनेजमेंट क्या है। अब देखो, जहां पर भी बात आ जाती है ना साइंस की, वहां पर बहुत ऐसे माइंड में चीज आती है, साइंस है, कुछ एक्सपेरिमेंटल होगा, कुछ फैक्ट्स पे बेस्ड होगा, कुछ ट्रूथ्स पे बेस्ड होगा। सो ऐसा ही है। कहने का मतलब ये, उनके कहने का मतलब था कि हर चीज अब साइंटिफिकली देखकर चलेंगे, इलॉजिकली कुछ भी मानकर बैठ जाए, ऐसा नहीं करना। यहाँ पर उन्होंने क्या बोला, साइंटिफिक मैनेजमेंट इज द एक्ट ऑफ नोइंग what you want a man to do, कि आप क्या चाहते हैं कि सामने वाला पर्सन क्या करे। लाइक मैं चाहती हूँ कि सामने वाला पर्सन मेरे लिए ही ग्लास ऑफ वाटर भर के लेकर आए, मैंने उसको दे दिया ये काम, एंड देन सी टू इट दैट दे डू इट इन द बेस्ट एंड चीपेस्ट वे। मैंने उनको ये ग्लास दे दिया एंड आई टोल्ड देम कि प्लीज आप जाइए मेरे लिए एक ग्लास पानी भर कर ले आइए। ये मैंने क्या किया, व्हाट आई वांट अ मैन टू डू। देन उसके बाद मैं उनको प्रैक्टिकली देख रही हूँ कि वो उस काम को इस तरीके से परफॉर्म करे, मतलब इन द बेस्ट वे एंड चीपेस्ट वे। ऐसा नहीं है कि वो लाइक वाटर कूलर उन्होंने खोला, ग्लास ओवरफ्लो हो रहा है, ऐसा नहीं करना कि ग्लास ओवरफ्लो हो रहा है। इट शुड बी डन इन द बेस्ट एंड चीपेस्ट वे। ऑलराइट, this is what F.W. Taylor said about scientific management. I hope it's clear to you. Next, अब हम पढ़ेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। मैंने लास्ट क्लास के अंदर आपको बताया था कि हमारे पास साइंटिफिक प्रिंसिपल्स की बात अगर करें, सो देयर आर ओनली 4 प्रिंसिपल्स। कितने हैं हमारे पास? 4 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है यहाँ पर। फर्स्ट वन इज साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, सेकेंड इज हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड, एंड आगे अभी देखते हुए चलेंगे। पहले एक बार हम रीडिंग करना स्टार्ट करते हैं इनकी। मैं थोड़ा सा जूम कर देती हूँ ताकि आप लोग इजीली देख पाए। या इट्स फाइन। देखिए, साइंस नॉट रूल ऑफ थंब क्या बोलता है ये देखते हैं। इसने बोला, दिस प्रिंसिपल सेज दैट वी शुड नॉट गेट स्टक इन द सेट रूटीन्स विद द ओल्ड टेक्निक्स ऑफ डूइंग वर्क, rather we should be constantly experimenting and develop new techniques which make the work much simpler, easier and quicker। क्या बोला? देखो, सबसे पहले ना हम यहाँ पे बात करते हैं कि साइंस नॉट रूल ऑफ थंब का क्या मीनिंग होता है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ हम किसकी बात करेंगे? साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। देखो, साइंस हमको पता है
कोई चीज जो फैक्ट्स एक्सपेरिमेंटेशन, ऑब्जर्वेशन, रियलिटी, फैक्ट्स इस पे बेस्ड हो। हमने चैप्टर 1 में भी साइंस के बारे में बहुत डिटेल में पढ़ा था। अभी साइंस मतलब कुछ फैक्चुअल होना चाहिए। अब अगर हम बात करें नॉट रूल ऑफ थंब, तो नॉट रूल ऑफ थंब का मतलब क्या आता है? ओल्ड ट्रेडिशन की अगर मैं बात करूं, ओल्ड ट्रेडिशन एंड टेक्निक्स, कहने का मतलब क्या है? उसने फर्स्ट प्रिंसिपल हमको दिया कि साइंस को आजमाइए, साइंस को माइंड में रखिए, रूल ऑफ थंब को नहीं। मतलब ओल्ड ट्रेडिशन एंड टेक्निक्स मतलब जो ऑलरेडी हम कह सकते कल्चर, और यू कैन से कल्चर। एग्जैक्ट इंग्लिश फॉर्म में नहीं बता रही हूँ मैं, ये आपको जस्ट एग्जाम्पल्स दे रही हूँ, ओके? एग्जैक्ट मीनिंग नहीं, एग्जैक्ट वे में नहीं बता रही, मैं एक आपको डायरेक्शन बता रही हूँ इसका मीनिंग क्या है। कि हमें साइंस न्यू न्यू चीजें एक्सपेरिमेंट करते रहना चाहिए, ऑब्जर्व करते रहना चाहिए। ऐसा नहीं करना चाहिए कि जो पहले से चीजें चलती हुई आ रही है उसी को ही फॉलो करते जा रहे हैं, उसी के ऊपर अटके हुए हैं। ऐसा हमको नहीं करना। ये क्या बोला उन्होंने अपने फर्स्ट प्रिंसिपल में बोला। देखिए, this principle says that we should not get stuck in a set routine. Set routine पे stuck नहीं होना। With the old techniques of doing work, जैसा कि मैंने क्या बताया कि हम अभी भी सिलबट्टे पे चटनी बना रहे हैं, हालांकि उसका टेस्ट बहुत अच्छा होता है, ऐसा नहीं है। बट कहने का मतलब क्या, व्हेन यू आर वर्किंग इन एन ऑर्गेनाइजेशन, एक होटल में आप काम अगर कर रहे हैं, तो ये पॉसिबल नहीं है कि आप अभी भी सिलबट्टे पे चटनी बनाए, बिकॉज इतने सारे लोग आएंगे, इतने सब लोग खाएंगे। इट्स नॉट पॉसिबल कि आप धीरे धीरे सिलबट्टे पे बनाओ। रादर यू शुड यूज मिक्सर ग्राइंडर। क्या यूज करेंगे? मिक्सर ग्राइंडर यूज करेंगे। तो कहने का आप ओल्ड टेक्निक्स पे स्टक नहीं कीजिए, रादर यू शुड ट्राई विद न्यू टेक्निक्स, यू शुड एक्सपेरिमेंट। Rather, we should constantly experimenting and develop new techniques which makes the work much simpler, easier and quicker. अब आप मिक्सर ग्राइंडर यूज करेंगे तो चटनी बहुत जल्दी बनेगी, इजीली बनेगी एंड क्विकली बनेगी। इज दैट क्लियर? आई होप आप लोगों को फर्स्ट प्रिंसिपल अच्छे से क्लियर है। चलिए, अब बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट प्रिंसिपल की तरफ। दैट इज हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। सॉरी, वेट। मैं एक्चुअली जूम आउट करना भूल गई। नेक्स्ट इज हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। देखिए, अब नेक्स्ट प्रिंसिपल हमें क्या बोलता है भाई? हार्मनी क्रिएट करके रखो। क्या बोला उसने? दैट हार्मनी क्रिएट करके रखो, नॉट डिस्कॉर्ड। ऐसे लड़ाई झगड़े और ऐसे रोज रोज आपस में मतभेद नहीं होना चाहिए। देयर शुड बी हार्मनी, ब्रदरहुड होना चाहिए सबके बीच में। ठीक है, देखो, as per this principle, such an atmosphere should be created in the organization that labor and the management consider each other indispensable। मतलब आपस में एक दूसरे को अलग अलग ना समझे, एक समझे, ऐसा समझे कि अब हम अलग हो ही नहीं सकते। इस तरीके से एक ऑर्गेनाइजेशन है। अब ये मैनेजर है, ये लेबर है आपकी। अब मैनेजर अपने आप को सुपीरियर समझ रहा है, लेबर अपने आप को सबॉर्डिनेट समझ रही है। यहाँ पे इंफीरियोरिटी सुपीरियोरिटी का एंगल आ जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे इसने क्या बोला? इस तरीके की सबके ही बीच में हार्मनी, लेबर में तो होनी ही चाहिए, लेकिन मैनेजर प्लस लेबर दोनों के बीच में ऐसी हार्मनी होनी चाहिए कि वो लोग आपस में एक दूसरे के बिना न रह सके। यू कैन से दैट, कि एक दूसरे को अलग अलग ना समझे, एक ही समझे। Taylor has referred to such a situation as mental revolution।
Taylor firmly believed that occurrence of mental revolution would end all the conflicts between two parties and would be beneficial for both of them. ना अगर अब हम बात करें मेंटल रेवोल्यूशन, तो हम अभी जब टेक्निक्स पढ़ेंगे ना उसमें सबसे लास्ट में हम लोग पढ़ने वाले मेंटल रेवोल्यूशन के बारे में। सो अभी इसको अगर मैं समझने में आऊं तो कहने का मतलब क्या है कि देखो भाई ऑर्गेनाइजेशन की इतनी हार्मनी होनी चाहिए कि जो मैनेजर्स है और जो वर्कर है ना वो एक ही होने चाहिए, आपस में अलग अलग नहीं होने चाहिए। जब हम मेंटल रेवोल्यूशन भी पढ़ेंगे ना उसमें हम पढ़ेंगे कि आगे जब हम टेक्निक्स पढ़ेंगे उसमें ऐसा आएगा कि जब बोला जाएगा कि वर्कर्स भी अपना आउटपुट सॉरी इनपुट दे प्लान्स के अंदर, वो भी अपनी अपना बढ़ चढ़कर हिस्सा ले, और जब भी कोई प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन कमाती है तो उनको अलग नहीं समझे, उनको भी इस प्रॉफिट का शेयर दे, उनको भी उस चीज का हिस्सेदार समझे। तो कहने का मतलब क्या है कि हार्मनी होनी चाहिए, डिस्कॉर्ड नहीं होना चाहिए। जब हम अब मेंटल रेवोल्यूशन क्या है ना, इस पे स्टार मार्क कर दो थोड़ा सा, अब आप माइंड लगाओ, मैं एग्जैक्टली मेंटल रेवोल्यूशन का मीनिंग नहीं बता रही हूँ, इसको थोड़ा सा सस्पेंस में छोड़ेंगे, एंड में पढ़ेंगे कि मेंटल रेवोल्यूशन क्या होता है। ये सिर्फ आपको एक हिंट दिया हुआ है कि टेलर ने ऐसा बोला कि मेंटल रेवोल्यूशन का अगर हम यूज यहाँ पर करेंगे, मेंटल रेवोल्यूशन अगर रहता है तो कॉन्फ्लिक्ट्स जो दो पार्टीज के लिए होते हैं वो खत्म हो जाते हैं और बहुत अच्छे रिजल्ट्स निकल कर आते हैं और ये सबके लिए ही बेनिफिशियल होते हैं। क्लियर? ओके, नेक्स्ट इज cooperation and not individualism. Is that, yeah, अकॉर्डिंग, अब इसलिए क्या बोलो, कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। ये हम कब से पढ़ते आ रहे हैं, सब इंडिविजुअल्स होते हैं, हर एक बंदा एक दूसरे से डिफरेंट होता है, सबकी अलग नीड्स एंड वांट्स होती है, किसी की कुछ नीड्स एंड वांट्स होती है, सो एवरीवन इज डिफरेंट। कोई ऑब्जेक्टिव से आता है, कोई माइंडसेट किसी पर्सपेक्टिव से आता है, तो सब लोग अलग अलग है, कोई भी सेम नहीं होता। तो हम जब एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम करने जाते हैं ना, तो सब अपने अपने बारे में सोचते हैं कि मुझे इससे क्या, मुझे तो मेरे काम से मतलब है, मुझे इससे क्या, मुझे तो मेरे काम से मतलब है। तो यहाँ पर एक ऐसा सिचुएशन क्रिएट हो जाता है जिससे कॉपरेशन खत्म हो जाता है। सपोज इफ सामने पर्सन मेरे से आकर बोल रहा है, कैन यू प्लीज टेल मी कि ये फोन कैसे चलाते हैं, मुझे ना इस फोन को यूज करना नहीं आता। या अगर कोई मुझे आकर बोले कि आप प्लीज मुझे आईपैड चलाना सिखा देंगे, या आप मुझे बताएंगे कि ये पेंसिल को कैसे यूज करते हैं, कोई मेरे पास आए एंड आई वाज लाइक, मुझे इससे क्या यार, मतलब आई एम नॉट टेलिंग इन अ सेल्फिश वे, बट आई एम टेलिंग यार मैंने थोड़ा बहुत बता दिया, बट अभी उसको अभी भी दिक्कत आ रही है, तो मैं सोचू चल यार मुझे इससे क्या, मैं तो अपने काम पे फोकस करूँ ना। कहने का मतलब है हमें कॉपरेट करना चाहिए, मुझे उसकी हेल्प करनी चाहिए जाकर। अब एक पर्सन ऐसा है जो लैक कर रहा है काम के अंदर, बट वो मेरा काम नहीं था। हमारी जीजी की जो शॉप थी उसके अंदर सपोज कीजिए पूरी स्कम बनी है और वो लैक कर रहा है, ही नीड समवन जो उसके लिए बेल सके एंड ही विल फ्राई इट, लाइक ही वांट्स दैट। तो अब उसके लिए क्या, तो हमें कॉपरेट करना चाहिए, इंडिविजुअली होना चाहिए। मैं तो अपना पूरी का पानी बना चुकी हूँ, अब तो बनाता रहे पूरियां, ऐसे नहीं, कॉपरेट करके चलना चाहिए। ठीक है, cooperation not individualism. According to this principle, all the activities done by different people must be carried with the spirit of mutual cooperation. यही बोला मैंने, सब लोग अपना अपना इंडिविजुअल काम करते हैं लेकिन सभी का जो काम है उसको स्पिरिट, ऐसी स्पिरिट से लेकर चलना है कि आपके बीच में कॉपरेशन होना चाहिए, स्पिरिट ऑफ कॉपरेशन से काम करना है। टेलर हैज सजेस्टेड दैट मैनेजर एंड द वर्कर शुड ज्वाइंटली डिटरमाइन स्टैंडर्ड। उसने क्या बोला, सिर्फ मैनेजर ही स्टैंडर्ड नहीं बताया, मैनेजर के साथ साथ जो वर्कर्स है ना वो भी स्टैंडर्ड्स के बताने में हिस्सा ले। मैंने अभी आपको जस्ट मेंटल रेवोल्यूशन के हिंट में बताया कि सबको एक साथ ज्वाइंटली मिलकर करना, जैसे सिर्फ मैनेजर और वर्कर्स ऐसे अलग अलग नहीं मानेंगे, इनको एक ही मानकर चलेंगे। सो इसलिए ये बोला मैनेजर अलॉन्ग विद वर्कर्स, ये लोग भी अपने अपने स्टैंडर्ड्स को डिटरमाइन करेंगे। This increase the involvement and thus in turn increase responsibility. अब वर्कर्स भी अगर हमारे साथ पार्टिसिपेट करेंगे, उनका इन्वॉल्वमेंट होगा, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उतनी ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि अब हर कोई जवाब दे है कि हमने अगर ये प्लान डिसाइड किया है ना, तो अब हर पर्सन रिस्पॉन्सिबल है कि कुछ काम गलत हो जाए तो वो बोलेगा ये तो उसने रेफर किया था, बोलेगा ये तो उसने रेफर किया था, बोलेगा नहीं मुझे तो उसने बताया था। सो एवरीबॉडी इज रिस्पॉन्सिबल ओवर हियर। जैसे तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी इज नॉट अबाउट कि ऐसा हो गया गलत हो गया, अच्छे में भी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो आएगी ही आएगी। ठीक है, नाउ लास्ट बट नॉट द लीस्ट, डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन टू हिज और हर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रोस्पेरिटी। नाउ ये मैं हमें तो दिख नहीं रहा, वेट अभी बताती हूँ।
ओके, लेट्स डू इट। देखो, development of each and every person to his or her greatest efficiency and prosperity। क्या बोलता है ये? According to this principle, the efficiency of each and every person should be taken care of right from his selection. A proper arrangement of everybody's training should be made. It should also be taken care of that each individual should be allotted work according to his ability or interest। क्या मुझे ये समझाने की नीड है? कितने टाइम से हम ये चीज पढ़ते हुए आ रहे हैं। लिटरली डू आई नीड टू एक्सप्लेन दिस, बट स्टिल आई विल एक्सप्लेन दिस। देखो, उसने क्या बोला, हर पर्सन का ध्यान रखना है हमें ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। अब मेरी एक ऑर्गेनाइजेशन है तो मैं सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन को माइंड में रखते हुए नहीं सोचूंगी, मेरे पास जितने भी लोग काम कर रहे हैं मैं उनके बारे में भी सोचती हुई चलूंगी। जैसे हमने जीजी की जब शॉप खोली थी उसमें हमारी पूरी, पानी, चटनी, मसाला, ये चारों चीज थी। अब अगर जो बंदा पूरी बनाने में अच्छा है उसको मैं पानी बनाने को दे दूंगी, और जो बंदा पानी एकदम सो यमी, इतना यमी बनाता है, उसको अगर मैं पूरी बनाने को दे दूंगी तो वो अपनी फील्ड में ना तो स्पेशलाइज हो पाएगा और दैट माइट बी पॉसिबल कि इतना अच्छा आउटपुट निकल कर नहीं आएगा। तो कहने का मतलब क्या है, फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे जब हम किसी पर्सन को अपने पास अपॉइंट करते हैं तो हमें ये माइंड में रखकर चलना है कि हम उसको वही काम अपॉइंट करें जिसमें वो एबल है, जिसमें उसको बहुत अच्छे से कैपेबिलिटी है, एबिलिटी है उसके अंदर कि वो इस काम को बहुत परफेक्टली और बहुत परफेक्शन से कर सकता है, उसको वैसे काम देंगे। दोबारा पढ़ो। According to this principle, the efficiency of each and every person should be taken care of right from his selection। यही बोला, जब हम उसको सिलेक्ट करते हैं तभी देखेंगे कि क्या करने के केपेबल है, क्या इसके अंदर बेस्ट क्वालिटी रहेगी। A proper arrangement of everybody's training should be made। ट्रेनिंग की रिक्वायर है तो ट्रेनिंग भी सबको प्रॉपरली दी जाएगी। It should be taken care of that each individual should be allotted work according to his ability and interest। उसको वही काम देंगे जो उसके अंदर एबिलिटी है और जिसमें उसका इंटरेस्ट है। अब अगर आप टीचिंग करने वाले को कुकिंग दे देंगे तो वो कंफर्टेबल नहीं होगा। इज दैट क्लियर? सो हियर हमारे 4 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, दैट इज साइंटिफिक प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, वो होते हैं फिनिश, दैट इज कंप्लीट। तो हमने देखा जाए तो अपने 17 मिनट्स में अपने प्रिंसिपल्स, 4 प्रिंसिपल्स अच्छे से कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक है, नाउ अब हम बात करेंगे बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में। दैट इज टेक्निक्स। अब हम किसकी बात करने वाले हैं? अब हम बात करेंगे साइंटिफिक टेक्निक्स की, जो हमें टेक्निक्स पता चली है, जो हमारी टेक्निक्स है। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे टेक्निक्स। आज का टारगेट रखेंगे सिर्फ 4 टेक्निक्स का, एंड रिमेनिंग टेक्निक्स हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे, एंड उसके जो छोटी मोटी चीज हमें करनी होगी, इफ आई फील लाइक, तो हम उसको भी कवर कर लेंगे। ठीक है, तो अपनी हम टेक्निक्स को अब स्टार्ट करते हैं। उससे पहले एक 2 मिनट्स का ब्रेक ले लेते हैं, वाटर ब्रेक। ओके, 2 मिनट्स आर ओवर, आ जाइए वापस। नाउ विल स्टार्ट विद टेक्निक्स। देखो, अगर मैं बात करूं ना टेक्निक्स की, तो सबसे इंपॉर्टेंट टेक्निक जो हमारी आती है दैट इज फंक्शनल फोरमैनशिप। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। वैसे मैम इसमें सब क्या है, इसको हम एक डायग्राम के थ्रू बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ये अपने आप में इतना इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है ना, मतलब ऑल द टेक्निक सारी ही बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं किसी एक को नहीं बोलूंगी, लेकिन समझने के मामले में आपको शुरू की जो 3-4 टेक्निक्स आएगी ना, वो काफी थोड़ा सा लगेगा आपको कि ये थोड़ा सा ट्रिकी जा रहा है या ये थोड़ा सा सिमिलर लग रहा है, लेकिन हम उसको अच्छे से पढ़कर चलेंगे। आज अगर हमें ऐसा लगा कि ये वाली टेक्निक थोड़ी ज्यादा हेवी हो गई है समझने में,
तो उसका कोई इशू नहीं है, इसको करेंगे, इसके बाद 2-3 इजी टेक्निक्स कर लेंगे। देन नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हमारी 2 टेक्निक्स होंगी जो आपको थोड़ी सी टिपिकल लगेंगी एंड बाकी तो इजी। ठीक है, तो ओके ओके, अब फटाफट से हम स्टार्ट करते हैं फंक्शनल फोमेनशिप। देखो, फंक्शनल फोरमैनशिप, अभी इसको पढ़ने से पहले मैं आप लोगों का ले रही हूं एक छोटा सा टेस्ट। हमने एक चीज पढ़ी थी, इफ यू रिमेम्बर, वी स्टडीड अ समोसा, याद है? हम लोगों ने क्या पढ़ा था? अपना समोसा पढ़ा था। या हमने टॉप लेवल पढ़ा या मिडिल लेवल पढ़ा या लोअर लेवल पढ़ा, सुपरवाइजरी लेवल। लेकिन यहाँ पर भी था कुछ एक एरिया, याद है किसी को? वो एरिया क्या था कमेंट में लिख के बताना, मुझे तो पता है ऑब्वियसली, ये मुझे नहीं पता, तुम लोग ही मुझे बताओ कि कौन सा एरिया था। मैंने लेक्चर के अंदर आप लोगों को बताया था। ठीक है, अब इस एरिया में ना हमारे वर्कर्स काम करते हैं। ठीक है, वर्कर्स काम करते हैं। तो ये जो हमने पढ़ा था, दिस पोर्शन, दिस वाज लोअर लेवल या सुपरवाइजरी लेवल हमारा था। ये पोर्शन कौन था? जो डायरेक्टली कनेक्ट करता था किन से? हमारे वर्कर्स से, हमारे लेबर से। ये वो एरिया था जो डायरेक्टली इनसे क्या करता था? कनेक्ट करता था। सो दिस एरिया इज नोन एज व्हाट? फोरमैन। कौन है ये? फोरमैन है। ठीक है, ये हमने पढ़ा था। ये मैं आप बता रही हूँ कि इस एरिया को क्या है जो डायरेक्टली कनेक्ट करता है इनके साथ, दिस इज व्हाट? दिस इज फोरमैन। ये जो लोग यहाँ पे एक्चुअल में कनेक्ट करते हैं उनके साथ, ये फोरमैन है। नाउ विल स्टडी कि फंक्शनल फोरमैनशिप क्या होता है। अब हमें ये तो पता चल गया कि फोरमैन कौन होते हैं। अब हम पढ़ेंगे कि फोरमैनशिप क्या है। आई मीन लाइक फंक्शनल फोरमैनशिप प्रॉपरली क्या है। चलिए, this it refers to that technique of scientific management, okay, which makes possible the full utilization of principle of specialization. In functional organization, work is divided into many parts and each part is assigned to an expert. In this manner, all benefits of specialization are availed of. मुझे ये भी एक्चुअल में इतना वो नहीं बताने की जरूरत, जी हमारी ऑलरेडी चल रही है यहाँ पर। मैंने सबको वही काम अलॉट किया जिसमें वो यू नो इंटरेस्टेड है या जिसमें उनको ऑलरेडी परफेक्शन है। हमने ऊपर अभी पढ़ा ना कि जो काम देंगे अकॉर्डिंग टू एबिलिटी देंगे, तो मैंने वही काम उन्हें अलॉट किया जो काम वो कर सकते हैं अच्छे से। अभी ये चीज हम पढ़ चुके बहुत बार, स्पेशलाइजेशन बहुत बार पढ़ चुके। जब कोई पर्सन बार बार एक ही काम को परफॉर्म करता जाएगा तो उसको क्या मिलेगा? बेनिफिट ऑफ स्पेशलाइजेशन मिलेगा, वो स्पेशलिस्ट हो जाएगा। ये हमने पढ़ा है प्रिंसिपल्स के अंदर कि वो पर्सन क्या हो जाएगा? वो स्पेशलिस्ट हो जाएगा अपने काम में। मैं टीच करूंगी रेगुलरली, आज मैं कैसे पढ़ाऊंगी, कल मैं कैसे पढ़ाऊंगी, धीरे धीरे मैं अपनी फील्ड में स्पेशलिस्ट हो जाऊंगी। कोई बंदा कुकिंग करता है, धीरे धीरे, अब कोई शेफ ऐसे तो नहीं बन जाता, बार बार प्रैक्टिस से, बार बार एक ही काम को बार बार परफॉर्म कर करके वो स्पेशलिस्ट हो जाता है, उसको शेफ बोल दिया जाता है। तो सेम यहीं पर इसने बोला कि फंक्शनल फोमेनशिप साइंटिफिक मैनेजमेंट की एक ऐसी टेक्निक है जिससे हम प्रिंसिपल ऑफ स्पेशलाइजेशन का फुल यूटिलाइजेशन कर सके। ठीक है, इन फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन हम वर्क को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं और हर काम एक एक्सपर्ट को अलॉट कर देते हैं। अब एक्सपर्ट को अलॉट करना मतलब यार जो स्पेशलिस्ट है उस काम के अंदर, वेट, मतलब हमने हर एक काम कुछ कुछ एक्सपर्ट्स को अलॉट कर दिया जो उनके लिए सुटेबल है, राइट? इससे क्या होगा? हमारे स्पेशलाइजेशन के जितने भी बेनिफिट है वो क्या हो जाएंगे? वो अवेल हो जाएंगे हमें। यहां पर ना हमें FW टेलर ने, हमने यहां से इररिलेवेंट चीज को भी हटाते क्योंकि अब बहुत अच्छे से समझना है, अब यहाँ पर मजाक की बात नहीं है। देखो, यहां पर ना FW टेलर ने टोटल 8 पार्ट्स पे फोकस करा या 8 लोगों पर फोकस करा या
डिवीजन उसने ऐसी दी हमको, यू कैन से एनीथिंग। उसने टोटल 8 चीजों में हमें मेन फोकस करवाया। अब वो चीजें क्या है मैम, तो आइए जानते हैं कि वो क्या था। ओके, अब ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर हमें क्या पता चल रहा है, देखो कि भैया एक फैक्ट्री है, मैनेजर हटा दो, तो फैक्ट्री मान लेते हैं कि हमारी क्या है, हमारी एक फैक्ट्री है। हमारी एक फैक्ट्री है, इस फैक्ट्री के अंदर क्या चीजें आ रही हैं हमारी, दो चीजें आ रही हैं, वेट। हाँ ठीक है, इस फैक्ट्री के अंदर ना हमारी दो चीजें आ रही है, प्लानिंग इंचार्ज आ रहा है और एक आ रहा है हमारा प्रोडक्शन इंचार्ज। कौन आ रहा है, प्लानिंग इंचार्ज एंड प्रोडक्शन इंचार्ज। अब उनके नीचे भी डिवीजन हो रखी है, क्या हो रखी है, उनके नीचे भी डिवीजन हो रखी है, चार चार लोगों की, इनकी चार चार लोगों की डिवीजन हो रखी है। इंस्ट्रक्शन क्लर्क, रूट क्लर्क, टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क एंड डिसिप्लिन, एंड देन स्पीड बॉस, गैंग बॉस, रिपेयर बॉस, इंस्पेक्टर। उनके भी नीचे कौन आ रखा है, वर्कर्स आ रखे हैं। ये डायरेक्टली इनके नीचे अल्टीमेटली कौन आता है, वर्कर्स। बेसिकली इनका होल्ड मेनली किसके लिए होता है, वर्कर्स के लिए। अब नाउ यू विल से, देखो प्लानिंग इंचार्ज और प्रोडक्शन इंचार्ज हमें पता है, एक फैक्ट्री है, उसके अंदर दो डिपार्टमेंट्स है, प्लानिंग डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। अब उनका कोई इंचार्ज होगा, प्लानिंग इंचार्ज, प्रोडक्शन इंचार्ज। प्लानिंग इंचार्ज सारा प्लानिंग से रिलेटेड चीजें देखेगा, प्रोडक्शन इंचार्ज सारी प्रोडक्शन से रिलेटेड चीजें देखेगा। अब ना उनके अंदर भी उसने, एफडब्ल्यू टेलर ने क्या किया, हमें चार चार लोगों का डिवीजन दे दिया। दैट नंबर वन इज इंस्ट्रक्शन क्लर्क। नाम बता रहा है हमको, इंस्ट्रक्शन क्लर्क कौन होगा, इंस्ट्रक्शन क्लर्क वो होगा जो इंस्ट्रक्शंस देगा किसको, वर्कर को। बेसिकली उसको वो देखेगा काम को, काम के लिए सारे इंस्ट्रक्शंस देगा कि इस काम को ऐसे ऐसे परफॉर्म करना है। मुझे इंस्ट्रक्शन का मीनिंग समझाने की क्लियर नहीं, लाइक रिक्वायरमेंट नहीं है, हमें सिर्फ ये समझना है इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क कौन होता है, वो बंदा होता है जो डायरेक्टली क्या देता है, इंस्ट्रक्शन देता है। सेकेंडली इज रूट क्लर्क। रूट क्लर्क कौन होता है, जो हमें बेस्ट रूट बताता है, बेस्ट वे बताता है कि हमें इस काम को किस तरीके से परफॉर्म करना है, बेस्ट रूट देता है हमको, बेस्ट डायरेक्शन देता है हमें। ठीक है, देन इज टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क। टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क कुछ नहीं करेगा, वो चेक करेगा कि सारा काम विद इन टाइम होना चाहिए एंड इन कॉस्ट इफेक्टिव मैनर होना चाहिए। इफिशियंसी वर्सेस इफेक्टिवनेस यहाँ पर आपका क्या हो रहा है, हाईलाइट हो रहा है। हर चीज को ना रिलेट करके पढ़ो, ऐसे सिर्फ टॉपिक पढ़ के याद नहीं करना, रिलेट करना है कि हमने इफेक्टिवनेस वर्सेस एफिशिएंसी में पढ़ा था टाइम एंड कॉस्ट, तो ये वही बनता है, टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क इसी चीज को चेक करेगा। एंड देन हमारा आता है डिसिप्लिनेरियन। डिसिप्लिनेरियन क्या होता है, वो मेंटेन देखेगा कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर प्रॉपर डिसिप्लिन मेंटेन होना चाहिए, वो सारा डिसिप्लिन से रिलेटेड चीजों का ख्याल रखेगा। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा प्रोडक्शन इंचार्ज, उसके नीचे भी चार बंदे। पहला है स्पीड बॉस। स्पीड बॉस क्या चेक करेगा कि जो काम हो रहा है वो विद इन स्पीड हो रहा है, ओवर स्पीड में नहीं हो रहा, अंडर स्पीड, प्रॉपर स्पीड मेंटेन है हमारे काम को, हम उसे पता है हमें इतनी स्पीड से ही काम करना है, तो वो चेक करेगा कि हाँ ये काम इतनी ही स्पीड से परफॉर्म हो रहा है। देन इज गैंग बॉस। गैंग बॉस वही जो पूरी गैंग का एक बॉस हो जाएगा, राइट। देन उसके बाद है रिपेयर बॉस। रिपेयर बॉस ना हरदम रेडी रहता है, ये चेक करके रखता है कि यार कभी भी कोई भी चीज डिफेक्टिव निकला है, कुछ हो गया, कोई रिपेयरिंग की नीड हो गई, सो आई नीड टू बी अवेलेबल, मुझे रेडी रहना है हर चीज के लिए, तो रिपेयर बॉस वो होता है। एंड देन है हमारा इंस्पेक्टर। अब इंस्पेक्टर कौन होगा, इंस्पेक्टर वो पर्सन होगा जो चेक करेगा कि सारे सारे इंस्पेक्टर हम बोल सकते हैं, लाइक हम कंज्यूमर प्रोटेक्शन जब पढ़ते हैं तो उसके अंदर देखते हैं जो प्रोडक्ट बनाया गया है वो कंज्यूमर्स की नीड को देखते हुए ही बनाया गया है,
हर प्रोडक्ट कुछ गलत चीज कंटेन तो नहीं कर रहा जो लोगों को बाद में लॉस देगा या अफेक्ट कर सकता है, इस चीज का ध्यान रखते हैं। तो इंस्पेक्टर सारी इसी चीज के बारे में चेक करता है कि हर चीज एवरीथिंग इज विद इन लिमिट, जैसी चीजें हमें इस काम के अंदर चाहिए वो सारी चीजें है। इंस्पेक्टर हर चीज को चेक करता है, सारे प्रोडक्ट को, सारी चीजों को, मटेरियल को, ये इन चीजों को चेक करता है। एंड अल्टीमेटली कौन आता है यहाँ पर? वर्कर्स। अल्टीमेटली इनका काम होल्ड सब वर्कर्स पे ही है, तो एंड में हमारे आ जाते हैं वर्कर्स। दिस इज ऑल अबाउट फंक्शनल फोरमैनशिप। क्लियर? अब एक बार फंक्शनल फोरमैनशिप आप लोग दोबारा पढ़ के देखिए। देखो, गिव मी अ मिनट। ओके, चलिए, तो फंक्शनल फोरमैनशिप यहाँ पर हमारा हो जाता है क्लियर। नेक्स्ट अप इज स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ वर्क एंड सिंप्लीफिकेशन। देखो, है तो ये इजी, लेकिन मैं इसको अभी इस लेक्चर में नहीं करा रही हूँ क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको हमें बहुत एग्जाम्पल्स के थ्रू समझना पड़ेगा। एंड आज ऑलरेडी फंक्शनल फोरमैनशिप आई फील लाइक के थोड़ा सा हैवी हो चुका है, तो अभी हम उस पर फोकस नहीं करेंगे। एक दो और फटाफट से पढ़ लेते हैं। मेथड स्टडी एंड मोशन स्टडी, ये पढ़ लेते हैं, देन उसके बाद बाकी क्लास पैकअप करके बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, ठीक है? देखो, सबसे पहले बात करते हैं मेथड स्टडी। मेथड, जाहिर सी बात है, हमें पता चल रहा है मेथड स्टडी में क्या होगा। हम मेथड देखेंगे, किस मेथड से किस काम को कर रहे हैं। मैम समझ तो यही आ रहा है, पढ़ते हैं। इट रेफर्स टू आइडेंटिफाई द मोस्ट सुटेबल वे टू डू अ पर्टिकुलर एक्टिविटी। To conduct this study, process chart, operation research techniques are used. The main objective of this study is to find out the best way of doing a job. मेथड स्टडी में यही तो होगा ना कि हम इस काम को कैसे करें, किस मेथड का यूज करके हम इस काम को कर ले, किस मेथड का यूज करके मैं आपको टीच कर रही हूँ, और जो बेस्ट पे मुझको लगेगा उसको इम्प्लीमेंट कर लिया जाएगा। दिस इज मेथड स्टडी। सबसे बेस्ट एग्जाम्पल, जैसे मैं पढ़ा रही हूँ, पहले मैं आईपैड से पढ़ाती थी, फिर मैं अपने नोट 10 से पढ़ाती थी, सो इट वेरीज, फिर मैं लैपटॉप से पढ़ाती थी, सो इट्स डिफरेंट। मैंने मेथड, वेरियस मेथड्स करके देखे और सबसे बेस्ट मेथड जो है मैंने उसको ऑप्ट कर लिया, जो मुझे कंफर्टेबल लगा। दिस इज मेथड स्टडी। नेक्स्ट इज मोशन स्टडी। मोशन मतलब मूवमेंट्स इन और, यस, मोशन मतलब मूवमेंट्स इन और, जितनी भी इररेलेवेंट मूवमेंट्स होती है, मोशंस होती है, उसको एक्सक्लूड कर दिया जाए। लाइक कुछ वर्कर्स होते हैं जो रिक्वायरमेंट नहीं भी होती, जो काम मशीन्स ऑलरेडी कर सकती है। लाइक इफ मशीन्स ब्रिक्स उठा सकती है, तो लेबर फालतू में ब्रिक्स उठाकर ऊपर क्यों ले जा रहा है यार? लाइक व्हाई यू आर वेस्टिंग योर एनर्जी इन टाइम। तो कहने का मतलब क्या, इररेलेवेंट और फालतू के जो मूवमेंट्स है ना, उसको रिडंडेंट कर दो, रिड्यूस कर दो, खत्म ही कर दो, एलिमिनेट कर दो। जितने भी इररेलेवेंट या जो रिक्वायर्ड नहीं है उन सबको क्या कर दो, एलिमिनेट कर दो। Motion study refers to study of movements like lifting, putting objects, of sitting and changing position, etc., which are undertaken while doing a typical job. उसने क्या बोला यार, एक काम करते समय जितने भी मूवमेंट्स हमें पढ़ाते पढ़ाते, ऐसे हो रही हूँ, ऐसे लिख रही हूँ, ऐसे बाल सेट कर रही हूँ, ऐसे खुजा रही हूँ जो भी है, तो जितनी भी चीजें, ये क्या है, एक काम, एक जॉब परफॉर्म करते समय जितनी भी मतलब जितनी भी मैं मूवमेंट्स कर रही हूँ, ये हमारी हो जाती है, ये होते हैं हमारे मोशन। मोशन मतलब एक ऐसी स्टडी करना कि एक पर्टिकुलर जॉब को करते समय में क्या क्या मूवमेंट्स कर रही हूँ। फिर क्या बोला, unnecessary movement are sought to be eliminated so that it take less time to complete। फिर अभी मेरी स्टडी हुई इमोशंस की, मैं पढ़ाते समय हंस रही हूँ, गुस्सा हो रही हूँ, नीचे झुक रही हूँ, पानी पी रही हूँ, लिख रही हूँ, तो पहले मोशन की हमने क्या की, स्टडी करी, किसकी, मेरे मूवमेंट्स की। उसके बाद में क्या करना, जितने भी वेस्ट अननेसेसरी मूवमेंट्स, इसको क्या कर दिया जाएगा, उसको रिड्यूस कर दिया जाएगा। लाइक मुझे नीचे झुकने की जरूरत नहीं थी, या मुझे खुजाने की जरूरत नहीं थी, तो जितने भी वेस्ट
अननेसेसरी मूवमेंट्स होंगी उसको एलिमिनेट कर दिया जाएगा, ताकि जो काम है वो बहुत एफिशिएंटली दिखे, बहुत एफिशिएंटली हो, बहुत टाइम वेस्ट हो। अब अगर मैं आपसे पढ़ाते पढ़ाते बोलूं आप लोग वेट करो, मैं ना एक ग्लास ऑफ वाटर भर के लाती हूँ, मैं भर के ले आई, फिर मैं कहती हूँ आप लोग ना वेट करो, मैं वॉशरूम होके आती हूँ, फिर मैं बोला आप लोग वेट करो, मैं फैन ऑन कर दूं। सो दीज आर अननेसेसरी मूवमेंट। मेरा काम एफिशिएंटली नहीं होगा, मेरा काम क्विकली भी नहीं होगा, मेरा काम ना इतना बढ़िया नहीं लगेगा, बहुत अननेसेसरी मूवमेंट्स आ गई, तो इन सबको क्या कर दो, एलिमिनेट कर दो। दिस इज व्हाट मोशन स्टडी टेल्स। टाइम स्टडी भी करा दूं आज, या चलो टाइम स्टडी एंड हमने जो ऊपर स्टैंडर्डाइजेशन छोड़ा है वो, एंड हमारा डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम, ये 3 टॉपिक्स हमारे इस चैप्टर के बचे हैं। लाइक आराम से वो टॉपिक्स हमारा हाफ एन आवर लेंगे, क्योंकि वो टॉपिक्स बहुत डिटेल में समझने वाले हैं। तो आई होप आप लोगों को आज का लेक्चर बहुत अच्छा लगा होगा, आप लोगों ने एंजॉय किया होगा आज के लेक्चर को। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, टिल देन टेक केयर, बाय, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब वर्ल्ड ऑफ कॉमर्स क्लासेस चैनल। थैंक यू।